नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के यादगिरी जिले में जल सुरक्षा, किसानों के कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी आज शाम मुंबई में 38,800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। भारत और ओमान का आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर जोर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा की। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती परिसंघ से यौन प्रताड़ना के पहलवानों के आरोपों पर 72 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा। और भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट में आज शाम भारत का सामना वेल्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार से पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार की विकास परियोजनाओं से विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। वे आज उत्तर कर्नाटक के यादगीर जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर की आधुनिक सिंचाई प्रणाली के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई में मदद मिलेगी। कर्नाटका के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया। अभी यहाँ पानी और सड़क से जुड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण से यादगीर, कलबुर्गी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाई है, नैनो यूरिया को शुरू किया गया तथा पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यक्रमों से राजस्व अर्जन की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने भी इन 8 वर्षों में किसानों से 80 गुना अधिक दाल एमएसपी पर खरीदी। 2014 से पहले जहां दाल किसानों को कुछ 100 करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं हमारी सरकार ने दाल वाले किसानों को 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद हमें अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में करीब 38,800 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 7 सीवेज परिशोधन संयंत्रों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई 1 मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मुंबई 1 की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 17,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 सीवेज शोधन संयंत्रों का शिलान्यास करेंगे। मुंबई में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास में प्रधानमंत्री 20 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई की लगभग 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने के लिए सड़क निर्माण परियोजना भी शुरू करेंगे। श्री मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की तिरुवनंतपुरम में आज की बैठक में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
G20 के स्वास्थ्य समूह की बैठक में तय की गई 3 प्राथमिकताओं में आज सुबह चर्चा पूरी हुई। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विचार विमर्श हुआ। आज दूसरे दिन का कार्यक्रम कोवलम बीच पर योगा के साथ शुरू हुआ। आज ही मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और एकीकृत थेरेपी के बारे में अलग से कार्यक्रम शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार दोपहर बाद के उद्घाटन सत्र में महत्वपूर्ण संबोधन करें। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और आयुर्वेद सहित विभिन्न उपचार पद्धतियों के बारे में भी चर्चा होगी। क्षेत्रीय यात्रा कार्यक्रम के अधिकृत प्रतिनिधि आज तिरुवनंतपुरम के किम्स अस्पताल और कोवलम कला तथा शिल्पगांव जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए तिरुवनंतपुरम से मयूषा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 19th of January 2023, brings an exclusive interview with Asakho Chase, proprietor of Hobbit Home and an adventure enthusiast. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल नई दिल्ली में 8वीं भारत ओमान रणनीतिक वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को आगे ले जाने की प्राथमिकता का उल्लेख किया। इस वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार विक्रम मिस्री और ओमान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल किंडी ने अपने अपने पक्ष का नेतृत्व किया। वार्ता में सुरक्षा सहयोग, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत आपसी हित के अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और इस बुराई के खात्मे का मिलकर मुकाबला करने की बात कही। रणनीतिक वार्ता भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और मालदीव की मजबूत साझेदारी का जिक्र करते हुए कहा है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ बैठक में मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा की। दोनों देशों ने सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपया के अतिरिक्त अनुदान का सहमति पत्र भी शामिल है। एक रिपोर्ट। डॉक्टर जयशंकर ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना सहित भारत समर्थित कई और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं ने लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, कल हस्ताक्षरित समझौते दोनों देशों के बीच मजबूत विकासात्मक साझेदारी को साबित करते हैं। विदेश मंत्री कल राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के साथ हनीमदो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भी भाग लिए। ये विकास परियोजना राजधानी क्षेत्र के बाहर सबसे बड़े निवेशों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर फोकैदो में एक सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वे आज कोलंबो के लिए रवाना हो जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। वे 14 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 7 फरवरी उनके कार्यकाल का अंतिम दिन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में 5.5 साल का उनका कार्यकाल काफी कठिन रहा और वो एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्हें पद छोड़ने की आवश्यकता पड़ी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती परिसंघ से उसके अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा यौन प्रताड़ना के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। नई दिल्ली में कुछ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि भारतीय कुश्ती परिसंघ निर्धारित समय सीमा में उत्तर नहीं देता तो परिसंघ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उधर भारतीय कुश्ती परिसंघ के अध्यक्ष ने यौन प्रताड़ना के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वे जांच का सामना करने को तैयार हैं। इस बीच कल से भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्कृष्टता केंद्र लखनऊ में शुरू होने वाला महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री गडकरी ने आज अहमदाबाद में जैन समुदाय द्वारा आयोजित एक पुस्तक विमोचन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में ज्ञान और प्रौद्योगिकी की निर्णायक भूमिका होगी। ओडिशा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में आज भुवनेश्वर में भारत और वेल्स आमने सामने होंगे। ग्रुप डी में भारत का ये अंतिम लीग मैच शाम 7 बजे कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी स्टेडियम में इस समय मलेशिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी है। आज ही नीदरलैंड का मुकाबला चिली से और स्पेन का इंग्लैंड से होगा। भारत ग्रुप डी में है और इस ग्रुप में उसके और इंग्लैंड के बराबर अंक हैं, लेकिन अधिक गोल के कारण इंग्लैंड इस ग्रुप में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस पर बल को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की सहायता करता है। उनकी बहादुरी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की यात्रा पेशेवर उत्कृष्टता के लिए साहस और प्रतिबद्धता से भरी हुई है। उन्होंने जवानों से खतरे से बचकर साहसिक कदम उठाने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भारत सरकार युवाओं तक नेताजी की शौर्य गाथा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी के योगदान को पूरा सम्मान देते हुए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 16वां साहित्य उत्सव आज जयपुर में शुरू हुआ। 19 से 23 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत शास्त्रीय गायिका सुषमा सोम और पुष्कर के नथुलाल सोलंकी की प्रस्तुति के साथ हुई। एक रिपोर्ट। 5 दिन के इस फेस्टिवल में 20 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। फेस्टिवल में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े दुनिया भर के 250 से ज्यादा वक्ता भाग ले रहे हैं। उत्सव के विभिन्न सत्रों में कई लेखक, विचारक, राजनेता, नामचीन व्यवसायी, खेल से जुड़ी हस्तियां और भारतीय फिल्म उद्योग के लोग विविध विषयों पर अपने विचार रखेंगे। फेस्टिवल में जलवायु संकट, G20, अर्थशास्त्र, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यूक्रेन रूस संघर्ष, भारत चीन संबंध, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा समेत कई अन्य विषयों पर चर्चा होनी है। आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। असमी भाषा के जाने माने कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलामणि फुकन का आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में जूरिया हेनु, नामी आहे ई नोडिएडी, कविता और गुलापी जामूर लागना शामिल हैं। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास मुंगेर से सुल्तानगंज पहुंच गया है। सुल्तानगंज पहुंचने पर क्रूज के पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया गया। ये क्रूज इस समय बिहार में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटकों ने सुल्तानगंज के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दौरा किया। गंगा विलास क्रूज के पर्यटकों ने सुल्तानगंज के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का परिभ्रमण किया। गंगा तट के किनारे स्थित अजगैबीनाथ मंदिर में उन्होंने पूजन समारोह में भाग लिया। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण श्रावण के महीने में देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। सुल्तानगंज के बाद गंगा विलास क्रूज कहलगांव भागलपुर के लिए रवाना हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के यादगिरी जिले में जल सुरक्षा, किसानों के कल्याण और सड़क संपर्क से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी आज शाम मुंबई में 38,800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे।
भारत और ओमान का आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर जोर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा की। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती परिसंघ से यौन प्रताड़ना के पहलवानों के आरोपों पर 72 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।